भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही आप ओतप्रोत थे, फिर आपको बगावत करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक समाज विशेष का नहीं। तो इसी बात पर मैं 5 साल से जो लड़ रहा हूँ, तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है आरक्षण में वर्गीकरण। तो अब क्या धरातल पे आने की संभावना लग रही है, क्योंकि जिस तरह से जिलों को उल्टा जो बनाए गए थे उन्हें कम और किया गया? मैं तो भूख हड़ताल पर भी बिल्कुल बैठा बिल्कुल, था। आप भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिला बैठा आंदोलन था पे, और पर तो वो जिला बना नहीं, पर वो जी राजस्थान सरकार की जो योजना है अनुसूचित जाति की, उस पर मैं उनसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे विभाग के अधिकारी होते हैं। ये कोई 1 लाख को लोन ले हुए हैं, हाँ, तो उन्हें 50,000 तो सरकार ही दे दे हुए, तो भी को लोन माफ तो कर सिर्फ देवे। 50, हाँ माफ़ कर दे हुए। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से संबंधित जो 5 स्थान हैं, तो फ्री बस सेवाएं शुरू करी है। आप टिकट की मांग कर रहे थे और आपने भाग्य होकर के चुनाव भी लड़ा। एक बात जनचर्चाओं में एक चलती है यहाँ सुजानगढ़ में कि राजेंद्र कुमार जी नायक ने चुनाव लड़ा, इसलिए बीजेपी हार गई। आप कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए बागी शब्द मैं पहले भी कहा था, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उस समय जितने बीजेपी को वोट मिले थे, मेरे आने के बाद में 21,000 वोट और ज़्यादा यहाँ पर सुजानगढ़ मिले। असलियत ये है कि अशोक सर्किल ही बस स्टैंड बना हुआ है। लोग न पुराना बस स्टैंड पे जा रहे हैं, न नया बस स्टैंड पे ढंग से जा रहे हैं। कहने को बस स्टैंड शुरू कर दिया, लेकिन असलियत ये है कि वहाँ पर रोडवेज ने एक भी कर्मचारी नहीं लगाया अभी तक। तो मैं पहले इसलिए आपको अवगत करवाना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पर मैंने संज्ञान लिया है इस बात का। ठीक है ना? नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, आज मेरे साथ में है एक विशेष चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता और सुजानगढ़ की पृष्ठभूमि से आगे बढ़कर आज राजस्थान सरकार में अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के आप अध्यक्ष हैं। आप सुजानगढ़ से भी आपका जुड़ाव उसी तरह से रहा है। और पूर्व पृष्ठभूमि की बात करूं तो आप रिटायर्ड IAS हैं, आपने डिफेंस में भी आपने सेवाएं दी हैं, और साथ ही साथ सुजानगढ़ की राजनीति, राजस्थान की राजनीति, विधानसभा चुनावों में भी आप एक्टिव रहे और यहाँ सुजानगढ़ से आपने चुनाव भी लड़ा था। बहुत सारे प्रश्न हैं और क्या उनकी योजनाएं हैं, आज उनसे खास बातचीत करेंगे। किस तरह से क्या घटनाक्रम रहे। राजेंद्र कुमार जी नायक, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। आप रिटायर्ड IAS और IAS से आपने डिफेंस से फिर आपने रिटायरमेंट होते ही जब लोग कंफर्ट जोन में जाते हैं, आपने राजनीति में एंट्री ली और राजनीति में एंट्री लेकर के आपने अपनी मातृभूमि सुजानगढ़ को चुना। विधानसभा चुनाव में भी आपने ताल ठोकी। तो उस समय तक आप संगठन में पद पर भी थे भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही आप ओतप्रोत थे। फिर आपको बगावत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर मैं वहीं से शुरू करूँ तो? देखिए नागेश जी, मैंने कोई बगावत नहीं करी। पार्टी के सिद्धांतों के साथ कभी बगावत नहीं की। मेरी पार्टी का महान सिद्धांत है अंत्योदय, कि जो समाज सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका उदय, कि एक समाज विशेष का नहीं। तो इसी बात पर मैं 5 साल से जो लड़ रहा हूँ, तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है आरक्षण में वर्गीकरण, कि सिर्फ एक ही समाज या 2 समाज ही पूरा आरक्षण का फायदा ना उठाए। बिल्कुल। आप तो एक बार बीच में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो हमने कहा भाई हम 4 लोग हैं, बड़े भाई मेघवाल समाज है, वो आगे बढ़ गए, उनको बधाई देता हूँ। और हम जो अन्य समाज हैं, तो हमने कहा हम चारों में से किसी को दे दो। तो मैंने तो पार्टी के सिद्धांतों के साथ में खड़ा था और खड़ा रहूंगा मैं। जैसे आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, प्राय ऐसा ही होता है। रिटायरमेंट के बाद में व्यक्ति अपने बच्चों के साथ, पोतों के साथ जीवन बिताना पसंद करता है। जी देखिए, मैं तो 1974 में संघ का स्वयं सेवक बना था, तो राष्ट्र भक्ति ही मेरे खून में दौड़ती है। बिल्कुल। और जहाँ अन्याय होता है मैं खुल करके बोलता हूँ। जी बिल्कुल। अब आप राजस्थान सरकार में, आप वर्तमान में अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के आपको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब क्या योजनाएं, किस तरह से आप राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जनहित की योजनाएं, आप किस तरह से अनुसूचित वर्ग, बल्कि तमाम लोगों के लिए, बल्कि अनुसूचित वर्ग के लिए जिसके लिए विशेष रूप से आपको नियुक्त किया गया है, तो क्या योजनाएं आप राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की, आप उन तक पहुंचाने के लिए क्या योजना आपकी रह रही है?
ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि योजनाएं तो बहुत है, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों तक पहुंचने चाहिए उनको पता ही नहीं है। हम्म, तो इसके लिए मैं पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रहा हूँ, हम्म, विलेजेस में जा रहा हूँ, मेरा सम्मान भी होता है। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि भाई यहाँ नहीं, जैसे अभी मैं गया था रावत भाटा, हम्म, वहाँ मेरा अनुसूचित जाति के लोगों ने सब ने स्वागत किया। मैं कि यहाँ स्वागत कराने के लिए मैं नहीं आया हूँ, हम्म, मैं तो आपकी बस्ती में चलूँगा। हम्म, तो मैं बस्ती में जा रहा हूँ और राजस्थान सरकार की जो योजना है अनुसूचित जाति की, उस पर मैं उनसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे विभाग के अधिकारी होते हैं, उनको मैं ले जाता हूँ। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये समाज जो है एससी का करीबन 1,20,00,000 राजस्थान में, और बहुत ही पिछड़ा समाज है। तो इसके लिए जो पहले मोदी जी ने आकर के जो लोन लेते थे, तो 10,000 की अनुदान मिलता था। अनुदान मतलब सहायता, बिल्कुल। उसको मोदी जी ने बढ़ा करके 50,000 कर दिया है। अनुदान यानी छूट जिसको अपन बोलते जिसको हैं। आप लोन पे- आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं बोलूं कि कोई 1,00,000 को लोन लेवा है, हाँ हाँ हाँ, तो इन्हें 50,000 तो सरकार ही दे दे। तो भी को लोन माफ तो कर सिर्फ देवे। 50, हाँ माफ कर दे, भी को सिर्फ 50,000 ही लोन ले। तो ये सारी स्कीम्स हैं। भजनलाल सरकार ने आकर के जिस ढंग से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, क्योंकि मैं तो उस पद से रिटायर हुआ, आपने बताया, ठीक है ना, कंफर्ट जोन में रहना चाहता तो रह सकता था, बिल्कुल। लेकिन उसके छोड़ करके गली गली गांव गांव धाड़ी धाड़ी इवन 52 डिग्री सेल्सियस में बिल्कुल। मैं पब्लिक के बीच में खड़ा हूँ। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से अभी ये योजना शुरू करी है कि पंच तीर्थ, जी, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से संबंधित जो 5 स्थान हैं, तो फ्री बस सेवाएं शुरू करी है। और उसके अलावा भी आप देखिए हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अविनाश गहलोत जी, वो जिस ढंग से लगे हुए हैं। तो पहले क्या था कि केंद्रीकरण था कि जो कुछ था जयपुर में होगा, तो अब क्या है कि भुगतान का सारा हमने जिम्मेदारी दे दी है जिले पर। तो अब आपको जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर। तो ऐसी कई योजनाएं हैं, स्वरोजगार की योजना है, गाय खरीदने के लिए योजना है, कोई अपना स्वरोजगार, कोई टैक्सी लेना चाहे, तो ये सारी योजनाएं हैं जिस पर मैं पूरे राजस्थान में जा रहा हूँ। और सुजानगढ़ तो मेरे दिल में बसता है सर। बिल्कुल। आपने सुजानगढ़ दिल में बसता है, आपने कह दिया। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में सभी लोग एक्टिव होते हैं, चुनाव से कुछ पहले जी, लेकिन चुनाव के बाद में वो शांत हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कि आप लगातार बार बार जैसे भी आपको समय मिल रहा है आप सुजानगढ़ आ रहे हैं, आप कई बार विजिट कर रहे हैं, आप औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। आज ही आपने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, पहले आपने और भी जो पानी भराव की अन्य की जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए भी आप लोगों के बीच में गए। तो सुजानगढ़ के प्रति जो है या जन समस्याओं के प्रति जो जिस तरह का आपका जुड़ाव देखने को मिल रहा है, तो क्या आपका रहेगा सुजानगढ़ के विकास के लिए या सुजानगढ़ की जन समस्याओं के लिए, क्योंकि जो जुड़ाव मैं देख रहा हूँ कि आपका सुजानगढ़ के लिए जो है। जी जी, क्योंकि सुजानगढ़ का एक गौरवमय इतिहास रहा है। अंग्रेजों के समय में भी हम एक जिला थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में आकर के उसको जिले को तोड़ दिया गया है। और अब पुनः, क्यों आपको तो पता है मैं तो भूख हड़ताल पर भी बिल्कुल बैठा बिल्कुल, था। आप भूख हड़ताल में बैठे थे जिला बैठा आंदोलन था, पे, और पर तो वो जिला बना नहीं पर वो। जी जी, तो अब इसके लिए कुछ समस्याएं जो भी रह गई होगी, तो अब मैं प्रशासन से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हमारा सुजानगढ़ जिला बन के रहेगा। बिल्कुल, आप भूख हड़ताल पे भी बैठे थे और आप जैसे अभी रिव्यू भी हुआ था जब जिलों पे वापस, तो रिव्यू में भी सुजानगढ़ को नहीं लिया गया, जबकि घोषणा चुनाव से पहले हुई भी थी, वो धरातल पर नहीं आ पाई थी। तो अब क्या धरातल पे आने की संभावना लग रही है, क्योंकि जिस तरह से जिलों को उल्टा जो बनाए गए थे उन्हें कम और किया गया? नहीं, देखिए हमें हमेशा आशावादी रहना है, आशावाद ही जीवन है। निराशावाद
मृत्यु है। तो मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, आप राजस्थान सरकार में हैं आज जी, और सुजानगढ़ से हैं आप। जी, तो उचित लेवल पर मैं उस पर मैं चर्चा करता रहूँगा और पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि प्रभु की ऐसी कृपा रही है कि जो चीज़ मैं लेता हूँ तो शायद मैं समझा सकता हूँ। तो इस ढंग से मैं पूरा प्रयास करूँगा। आप सब लोगों का साथ है, हम सब मिलकर के सुजानगढ़ को जिला बनाएंगे। बिल्कुल। आपने बागी होकर के चुनाव लड़ा, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और आप टिकट की मांग कर रहे थे और आपने बागी होकर के चुनाव भी लड़ा। एक बात जनचर्चाओं में एक चलती है यहाँ सुजानगढ़ में कि राजेंद्र कुमार जी नायक ने चुनाव लड़ा इसलिए बीजेपी हार गई। आप कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, बागी शब्द मैं पहले भी कहा था, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो पार्टी के सिद्धांतों को निर्दलीय आपने लड़ा था चुनाव? जी जी जी, मैंने लड़ा था, लेकिन पार्टी के सिद्धांत जो मैंने कहा था, आप मुझसे दोबारा क्यों वो प्रश्न पूछ रहे हैं? मैंने खुल करके पहले भी बोला था, मैं दोबारा बोलता हूँ कि अंत्योदय ये मेरी पार्टी का सिद्धांत है। राष्ट्र प्रथम मेरी पार्टी का सिद्धांत है। मैंने आला कमान की हमेशा इज्जत करी है, ठीक है। तो आप ये देखिए, लोकसभा चुनाव हुए थे, तो जैसे ही मुझे पद दिया गया, हमने विधानसभा में जो अपनी सुजानगढ़ की थी, उस समय जितने बीजेपी को वोट मिले थे, मेरे आने के बाद में 21,000 वोट और ज़्यादा यहाँ पर सुजानगढ़ मिले। चूरू में जगह जगह मैं गया हूँ, चूरू में बहुत हमारे वोट्स की संख्या बढ़ी है। और न केवल चूरू में, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप 4 जिले देखेंगे, तो मैं यहाँ भी था, मैं बीकानेर भी था, मुझे गंगानगर की जिम्मेदारी दी गई थी। और उसके अलावा मुझे जब शुभकरण जी चौधरी साहब यहीं चूरू में मिले थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उस समय उन्होंने, शुभकरण जी ने कहा मुख्यमंत्री जी को कि मुझे राजेंद्र कुमार नायक साहब की भी ज़रूरत है। साहब, मैं तो वहाँ भी गया था। तो हर जगह, तो सुजानगढ़ से आप बिलोंग रखते हैं, सुजानगढ़ की कई ऐसी समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं से आप अवगत भी हुए हैं, जैसे जल भराव की एक समस्या है, उसमें आप बारिश के टाइम में एक आपने दौरा भी किया था। साथ ही अन्य एक समस्या भी है, जैसे मैं यदि कहूँ तो बस स्टैंड यहाँ पर नया बनाया हुआ है, काफ़ी पहले का बनाया हुआ है, नाम नया है, वो वहाँ सुचारू चालू नहीं हो पाया था। अभी पिछले ही दिनों उसको शुरू किया गया प्रशासन के द्वारा। अब न तो उस बस स्टैंड से प्रॉपर बसें चल पा रही है अभी, और नए पुराने बस स्टैंड को भी वापस कह दिया गया कि यहाँ तक भी बसें आएंगी। लोगों ने मांग की बार बार, तो उस पर ये कह दिया गया। और असल में अशोक जो सर्किल है, वो सर्किल ही बस स्टैंड बना हुआ है। असलियत ये है कि अशोक सर्किल ही बस स्टैंड बना हुआ है। लोग न पुराना बस स्टैंड पे जा रहे हैं, न नया बस स्टैंड पे ढंग से जा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर यदि आप उस दृश्य को देखेंगे तो एक अजीब सा भीड़ भाड़ और एक्सीडेंट जोन सा बना रहता है। लोगों को बस जाती हुई दिखाई देती है, वो भागते हैं। और बस स्टैंड जो प्रॉपर बना हुआ है, कहने को बस स्टैंड शुरू कर दिया, लेकिन असलियत ये है कि वहाँ पर रोडवेज ने एक भी कर्मचारी नहीं लगाया अभी तक। तो इसलिए वहाँ पर बस जाने के लिए बाध्य नहीं है। तो एक क्या इस पर आपका क्या रहेगा एक्शन? देखिए, हर एक चीज़ का एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। एक सब्जी तो है नहीं, हमने सब्जी ले ली और घर पे लेके आ गए। तो पहले ये जो बस स्टैंड था, उसके बाद में नया बस स्टैंड बना है। बिल्कुल। तो कुछ समय लगता है। उसके अलावा कई लोग मेरे से मिल रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, ये पुराने बस स्टैंड तक बसें आनी चाहिए, हमें नुकसान जो है हो जाएगा। तो इस पर क्या है कि उसको मान लिया गया, पुराना बस स्टैंड तक बसें आने के लिए भी अनुमति कर दी गई। जी जी। लेकिन नया बस स्टैंड पे कोई कर्मचारी नहीं है सर अभी भी, और कर्मचारी नहीं होने की वजह से बसें वहाँ जाने के लिए बाध्य नहीं हैं। कहने को कह दिया गया, लेकिन बसें वहाँ से थ्रू निकल जाती है। नहीं, जरूर, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई नई व्यवस्था आती है तो कुछ समय लगता है। बिल्कुल। तो मैं पहले इसलिए आपको अवगत करवाना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पर मैंने संज्ञान लिया है इस बात का, ठीक है ना। तो मैं ज़रूर जयपुर में इस बात को रखूँगा मैं, और कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा, क्योंकि ये जो मैन पावर है वो तो वहीं से होता है। बिल्कुल। तो मैं जरूर इस बात को मैं रखूँगा और करेंगे। बिल्कुल। अन्य क्या योजनाएं सुजानगढ़ के लिए क्या रखते हैं दिमाग में? जी, मेरा विज़न है सुजानगढ़ के लिए कि या तो धरती दोहरा रही है ऐसा, हीरा मोती
तो यहाँ तो अगर बरसात वगैरह कुछ हो जाती है तो ये देखिए इतना ही उपजाऊ ज़मीन है ये, ठीक है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के जो पहला चीज़ जो किया है, जिसको कहते हैं जल ही जीवन है, तो ERCP ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, और अब ये जो यमुना वो बाढ़ आती है यहाँ पर, तो यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में जो जहाँ जहाँ बहाव है बाढ़ आती है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार से समझौता कर लिया गया है। तो ये पानी भी जब आने लगेगा, तो अभी पीने का पानी मिल रहा है, तो ये पानी आकर यहाँ खुशहालियाँ लेके आएगा। तो जिस पर हमारी भजनलाल सरकार बहुत ही ध्यान दे रही है और जल्दी इस पर पानी के लिए व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल पानी के लिए होगी। और आप अपने विज़न को, उस विज़न को भी बताएं जो राजस्थान सरकार पर आपकी जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसके लिए किस तरह से आप कृतबद्ध हैं? जी, क्योंकि अब देखिए मैंने आकर के इसको स्टडी किया है आयोग को, तो बहुत दुख होता है मुझे कि पहले कांग्रेस के थे डॉक्टर यादव, ध्यान ही नहीं दिया गया। तो इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैं स्टडी कर रहा हूँ उस पर, और अपनी रिपोर्ट में माननीय कैबिनेट मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी को दूंगा, ताकि इसका और हम अच्छी तरह से कार्रवाई करके इस समाज का उत्थान कर सकें, समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके। मुख्य धारा से, एग्जैक्टली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank ये you, थे thank you. राजेंद्र कुमार जी नायक, जो कि राजस्थान सरकार में वर्तमान में अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के आप अध्यक्ष हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और साथ ही सुजानगढ़ विधानसभा से ही आप आते हैं, चुनाव भी आपने लड़ा था, तो लगातार इनका जुड़ाव सुजानगढ़ से बना हुआ है और सुजानगढ़ की समस्याओं में भी ये बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए, उनके सुलझाने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।